भाई साहब हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए एकदम कम टाइम में, एकदम सारा का सारा सिलेबस, सबका बहुत बढ़िया से सपोर्ट आया। बोले भाई कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं पढ़ाते हो तुम यार, कंप्यूटर साइंस के भी वीडियोस लेकर के आओ। भैया हमने कहा हमारा तो हाथ है बहुत ज्यादा तंग कंप्यूटर साइंस के अंदर, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कतई नहीं आती। तो मैंने अपने आसपास नजरें घुमाई और मुझे भाई देव मिला, हमारे स्कूल का दोस्त, हमारा बहुत पुराना दोस्ती को मान सकते हो। एंड ये भाई हमसे बहुत ज्यादा ऊंची चीज है कंप्यूटर के मामले में। तो नाउ ही विल टीच यू द कंप्यूटर साइंस। हमारे यहाँ तो होता ही है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस निपटा दिया जाता है। तो 11th का कंप्यूटर साइंस निपटाते हैं, कितने घंटे में निपटा दोगे भाई? Less than 2 hours. लेस देन 2 भाई, लेट्स गो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं पाइथन के साथ। पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ बहुत सारी जगहों पर होता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम जान लेते हैं। सबसे पहला है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। I hope you already familiar with what instructions are. Instructions are just the commands. ये सिर्फ commands होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं. Apart from instruction, that's another term that you will see, that is IDE. IDE stand for Integrated Development Environment. ये हमें एक environment देता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम कोड कर सकते हैं और ये हमें बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे कि कोड कंप्लीशन, जिसकी मदद से हमारा कोडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। हम कोडिंग नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, बट हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टर्म, दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करे होंगे, एडोबी फोटोशॉप एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ पाइथन। सो पाइथन के कई फीचर हो सकते हैं। अगर कुछ सबसे पॉपुलर बताऊं तो पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। देयर आर लैंग्वेजेस लाइक C++ विच आर वेरी हार्ड टू लर्न, बट पाइथन जो है इंग्लिश लेटर्स को यूज़ करती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड वोकेबलरी को यूज़ करती है, इसकी वजह से उसमें कोड करना बहुत ईजी है। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ज़रूर याद रखें, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कई बार MCQ में इस बात को पूछ लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाइथन इज़ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज से मतलब है कि इसका सोर्स कोड ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, कोई भी जाकर इसके अंदर छेड़खानियाँ कर सकता है और पाइथन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर थिंग दैट पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है, कंपाइलर यूज़ नहीं करता। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर एनी कंप्यूटर। ओके, सो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है, कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वेयरएज कंपाइलर एक गो में पूरा कंप्लीट करता है। इस वजह से इंटरप्रेटर स्लो होता है, इसको हम आगे भी देखेंगे, और कंपाइलर जनरली फास्टर होते हैं इंटरप्रेटर से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूज़ केस ऑफ पाइथन। तो पाइथन का यूज़ AI के अंदर होता है, इसके अलावा डेटा साइंस के अंदर भी पाइथन का यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है, एंड बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर भी कई बार पाइथन का यूज़ कर लिया जाता है। बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं पाइथन की। चलिए अब पाइथन की कुछ लिमिटेशन भी जान लेते हैं। जैसे ही कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही पाइथन भी परफेक्ट नहीं है। देयर आर सम लिमिटेशंस। जो सबसे पहली लिमिटेशन मैं कहूँगा, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, पाइथन इज़ स्लो। जैसा मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इंटरप्रेटर को यूज़ करती है, तो मतलब उसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिस वजह से पाइथन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब स्लो होने की वजह से इसका कई जगहों पर यूज़ नहीं होता। जैसे कि अगर आपने गेम्स खेले होंगे तो वहाँ पर पाइथन का यूज़ नहीं होता गेम्स को बनाने के लिए, क्योंकि गेम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। और पाइथन, जैसे मैंने बताया, बहुत स्लो लैंग्वेज है, तो वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स कैलकुलेशन करना जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम गेम्स के अंदर पाइथन को यूज़ नहीं करते। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू पाइथन के अंदर रहता है डेवलपर्स को, वो है इसका मेमोरी कंजम्पशन। मेमोरी कंजम्पशन यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है, जस्ट लाइक पाइथन, जैसे जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है, उसी टाइप से पाइथन के अंदर भी मेमोरी कंजम्पशन ऑटोमेटिक होता है। जिस छोटा सा ही प्रोग्राम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी खा लेगा। जब भी आप पाइथन यूज़ करेंगे तो आपको पाइथन का एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको पाइथन शेल मिलेगा। पाइथन शेल जो आपको पाइथन कोड लिखने में मदद करता है। अगर बात करें पाइथन शेल के 2 मोड होते हैं। पहला होता है इंटरएक्टिव मोड, जो दूसरा उसका होता है वो होता है स्क्रिप्टिंग मोड। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिंपल है। पाइथन इंटरैक्टिव मोड के अंदर आपको एक कमांड लाइन दी जाएगी, उस कमांड लाइन के अंदर आप एक लाइन में कोड डालेंगे और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। वेयर स्क्रिप्टिंग मोड में आप ब्लॉक्स ऑफ कोड लिख सकते हैं।
यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में होगा, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक के अंदर आप लंबा कोड लिख सकते हैं और उसके हिसाब से आपको आपका आउटपुट मिलेगा। और पाइथन की एक लाइब्रेरीज के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज आर जस्ट कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट फंक्शंस। एक लाइब्रेरी के अंदर कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक मैथ की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, जैसे कि साइन थीटा निकालने का फंक्शन, कॉस निकालने का फंक्शन, टेन निकालने का फंक्शन, स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फंक्शन। ये सारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिससे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये जो सारे फंक्शन होंगे ये मैथ लाइब्रेरी के अंदर होंगे। अगर आपने कोई गेम बनाने की लाइब्रेरी डाउनलोड करी है तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो नाउ स्टार्ट विद पाइथन फंडामेंटल्स। तो कुछ टर्म्स हैं जो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट ऐसा सेट है जहाँ पर पाइथन जिस वर्ड्स कैरेक्टर्स को समझ सकता है, जैसे कि A B C D, ये कैरेक्टर्स हैं जो पाइथन समझ सकता है। स्मॉल a स्मॉल b @ अंडरस्कोर, दे आर सर्टेन ऑफ सेट्स। ये सारा सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। जितने भी कैरेक्टर सेट हैं उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब अपनी बुक से देख लीजिएगा। नाउ लेट्स जंप टू टोकन्स। तो टोकन्स क्या हैं? टोकन्स आर इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन जो पाइथन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। पहला कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स। एक करके समझते हैं। कीवर्ड्स आर द प्रिजर्व्ड वर्ड्स दैट पाइथन यूजेस सच एज इंट और इज, नॉट, इन। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स को हम डिटेल में तब समझेंगे जब हम वेरिएबल्स को समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं ये बस एक नेम होता है जब हम किसी वेरिएबल को देते हैं। जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम आइडेंटिफायर्स को और अच्छे से देखेंगे। और लिटरल्स जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू होती है, इसको भी जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। आपने अपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। वेरिएबल्स वो वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब क्या कहने का मतलब क्या है? लेट्स से मैं x बताता हूँ तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू लेट्स से 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जस्ट लाइक दैट। एंड कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। लाइक 1 एक कांस्टेंट है, 1 के अलावा इसकी कोई और वैल्यू होगी नहीं। 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है, तो ये x एक वेरिएबल होगा। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया x और मैंने उसकी वैल्यू रख दी 2। x एक वेरिएबल का नेम हो गया जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और उसका नाम हमें रखना कैसे है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। हम हम x के अलावा जिसमें रूल्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नेमिंग कन्वेंशन, पॉपुलर नेमिंग कन्वेंशन से वही बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। और नंबर से, हम नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हमेशा ये गलत होगा। हमेशा x1 हमें रखना पड़ेगा। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर से एंड कर सकते हैं, नंबर को बीच में डाल सकते हैं, बट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक हैं। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, बट मेन यही होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटरल्स। लिटरल्स एक ऐसी जो एक्स की जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम लिटरल कहेंगे। जैसे इस केस के अंदर 2 एक लिटरल है ऑफ x। ओके, तो बस अभी के लिए इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स, उसके बारे में भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। लिटरल्स जनरली 5 टाइप के होते हैं पाइथन के अंदर। पहला है स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा है न्यूमेरिक लिटरल, तीसरा है बूलियन लिटरल, एंड चौथा है स्पेशल लिटरल, एंड पांचवा है लिटरल कलेक्शन। सबके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रिंग लिटरल वो लिटरल होता है जहाँ पर हम किसी भी टाइप के सेट ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स से देव एक सेट ऑफ कैरेक्टर है और इसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनको यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं वो होता है 1 2 3, कोई भी रियल नंबर जो है न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आता है। बूलियन लिटरल के अंदर 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल्स का कुछ स्पेशल लिटरल्स होते हैं जैसे कि नन एक काफ़ी पॉपुलर स्पेशल लिटरल है, इसका मतलब होता है नथिंग। सो लिटरल कलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो लिटरल कलेक्शन बहुत सारे लिटरल्स, जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, उस केस में हम लिटरल कलेक्शन होता है। जैसे कि लिस्ट के अंदर, लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है, डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम मल्टीपल्स वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप का वेरिएबल हम बना सकते हैं जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। नाउ लेट्स
लर्न अबाउट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप एक तरह का कलेक्शन होता है। लेट्स से अगर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप एक इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराएंगे। अगर आप एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप एक फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ट्रू या फॉल्स जैसी सिचुएशन को स्टोर कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बूल का यूज़ करेंगे। बूल स्टैंड फॉर बूलियन। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स दैट यू कैन लुक इन योर बुक। सो लेट्स से अगर मैं x लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x जो है वो एक इंट डेटा टाइप है। पाइथन को हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कौन सा डेटा टाइप बनाना है, हमें जस्ट वैल्यू को पुट करना है, लिटरल को पुट करना है और पाइथन अपने आप ही डिटरमाइन कर लेता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू 3.1 करूँगा तो यहाँ पर पाइथन अपने आप पता लगा लेगा कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ तो पाइथन समझ जाएगा ये कि एक बूल वैल्यू है। ओके, बूलियन टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना है। पाइथन ये अपने आप ही डिटरमाइन कर लेगा, आपको ये डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अगर कुछ टाइप के डेटा टाइप्स की मैं बात करूँ तो डेटा टाइप के कुछ कैटेगराइज करते हैं इनको। नंबर, दूसरा होता है बूलियन, तीसरा होता है सीक्वेंस, चौथा होता है नन, पांचवा होता है सेट्स एंड लास्ट वन इज मैपिंग। सबसे पहला आता है नंबर। जैसा नाम से पता चल रहा है ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कराता है, जैसे कि 1, 2, 3, एनी काइंड ऑफ रियल नंबर। ओके, रियल नंबर होना चाहिए, जैसे कि -1 हो गया या फिर 3.14 हो गया या फिर कोई भी वैल्यू XYZ, ठीक है। बस वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए। इसके अंदर के कोई डेटा टाइप तो पहला होता है इंट, दूसरा होता है फ्लोट, तीसरा एक पाइथन के अंदर ही आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने दूसरी लैंग्वेजेस में से नहीं देखा, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको नहीं पता तो आप 11th क्लास में अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है जानना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बूलियन डेटा टाइप। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताई। बूलियन डेटा टाइप जो ट्रू या फॉल्स को अपने अंदर स्टोर कराता है। इसको हम लिखते हैं बूल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली लैंग्वेजेस के अंदर, इसको बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर हम एक सिमिलर डेटा टाइप्स को हम सिमिलर डेटा को एंटर कराते हैं। तो सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर हमारे होते हैं लिस्ट एंड टपल, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल में अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लिस्ट अगर हम अभी के लिए जान लें तो लिस्ट एक कलेक्शन होता है बहुत सारे डेटा से सिमिलर डेटा टाइप का। लेट्स से 1, 2, 3, 4। ये यहाँ पर कॉमन ये कि सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू बनाऊंगा जैसे देव, यतिन, आकाश, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का लिस्ट डेटा टाइप होगा। स्ट्रिंग, इसके अंदर जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है और इसके अंदर बहुत सारा एक कलेक्शन है, तो ये इस लिस्ट हो गया। अगली बात करते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की। इसको पाइथन के अंदर str बोलते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमारी इंग्लिश के वैल्यू सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, जैसे कि देव और इज गुड और एनीथिंग। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 1, 2, 3, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाएगी क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉमास यूज़ कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। नन डेटा टाइप नाम से पता चलता है कि यहाँ पर ये सिग्निफाई करता है नथिंग को। जब भी किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू की जरूरत नहीं होती तो हम उसे नन लिख देते हैं। लेट्स से x इक्वल टू नन, इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर लास्ट डेटा टाइप कैटेगरी विच इज़ मैपिंग। इसके लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी से होता क्या है कि हम एक रिलेशन बता सकते हैं दो वैल्यूज़ के अंदर। लेट्स से A:1, B:2। ये पेयर के अंदर डेटा को होल्ड करता है। लेट्स लर्न सम एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विच आर क्वाइट नेसेसरी टू नो अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस आर जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स। सो जैसे कि A+B और 2.9x15, ये सब एक कॉम्बिनेशन है नंबर का। जैसे कि 15 एक कॉम्बिनेशन है 1 और 5 का, ये भी एक कॉम्बिनेशन है A+B। ये सारे वैलिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसकी वजह से ये एक हम इनकी कोई एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि A+B एक एक्सप्रेशन है, 2.9 इज़ एन एक्सप्रेशन। Okay, now let's talk about comments. We usually put comments in our
प्रोग्राम मतलब क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि हमारा कोड या हमारा प्रोग्राम कोई और डेवलपर भी देखने वाला है। उस केस के अंदर हम कुछ कमेंट्स छोड़ते हैं जस्ट टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। ये कंपाइलर, हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको जो भी कोड, जो भी कमेंट हम करते हैं उसको इग्नोर करता है जब भी कंपाइलिंग का टाइम आता है या इंटरप्रेट जब भी हम प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं। लेट्स से मैंने कोई प्रोग्राम बनाया a+b एंड मैं यहाँ पर एक कमेंट डालता हूँ। कमेंट डालने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये कि अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट बनाना है तो आप हमेशा हैशटैग से यूज़ करो, हैश का यूज़ करके जो भी आपको कमेंट लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट बनाना तो आपको 3 बार इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, एंड उसके बाद उसे खत्म करने के लिए भी 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद इसके बीच में जो भी कोड आप लिखेंगे वो एक कमेंट की तरफ मान लिया जाएगा और कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने a+b का कोड लिखा या कोई फंक्शन लिखा तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस एक्सप्रेशन परफॉर्म्स a+b। अगर मैं अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा पर कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं इसको हैशटैग यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो फिर वहाँ पे मुझे एरर मिलेगा, बट अगर मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा तो कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। लेकिन जो भी प्रोग्रामर इस कोड को देखेगा उसको समझने में आसानी होगी, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर a+b का सम हो रहा है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। इसको हम जब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब इसको ज़्यादा से समझने में ज़्यादा इजी होगा, तो अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। नाउ लेट्स जंप टू स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेशन कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से हमारा स्टेटमेंट किसी भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से कि कोई भी चीज़, अगर वो कोई प्रोग्रामिंग में कोई भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर वो कोई चीज़ कर रही है तो हम उसे स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि a+b, इससे क्या हो रहा है, इससे 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। लेट्स से 1+2 तो 3 हो रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट मानी जाएगी। नाउ देयर इज़ अ लास्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न व्हिच इज़ फंक्शन। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया एडिशन का, ऐड, मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए एंड बी। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब कई बार मुझे ऐसा होता है कि अब मुझे एडिशन का जो एडिशन कई बार करना है, मुझे अपने प्रोग्राम में जैसे 3-4 बार ऐड करना है 2 वैल्यूज़ को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं हर बार एक ही कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा। बट उससे अच्छा है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैं एक ही जगह पर उसे लिखूँगा, उसे बार बार यूज़ करूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो फंक्शन बनाते कैसे हैं ये जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि आपने एक आइडेंटिफायर दिया फंक्शन को, ठीक है, आपने कुछ नेम दिया उसे और उसके अंदर पैरामीटर्स दिए। पैरामीटर्स क्या होते हैं ये बात जान लेते हैं। वेरिएबल्स, दे आर जस्ट वेरिएबल्स विच आर यूज्ड बाय फंक्शन। ओके, सो जब हम इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँगा और न्यू वेरिएबल मैं बनाऊंगा c एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा a+b एंड a+b लिखने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा। एंड ये डेफ यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं भूल गया था। यहाँ पर डेफ जरूर लिख दिएगा वरना पाइथन को पता नहीं चलेगा कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफ जरूर लिख दिएगा, ये कीवर्ड होता है। डेफ रिप्रेजेंट डिफाइन। ओके, तो रिटर्न c। अब इससे क्या होगा, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं लिखूंगा ऐड मैं यहाँ लिखूंगा अपने कहीं भी पाइथन के किसी भी जगह पर ऐड लिखूंगा। इससे क्या होगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर मैं 2 वैल्यूज पुट कर दूंगा 1, 2। सो नाउ व्हाट विल वी डू, ये हमें रिटर्न करेगा वैल्यू c, और c क्या है, c है a+b। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में इसको ऐसे कुछ ऐसे तरीके से परफॉर्म करेगा कि एक वेरिएबल बनाएगा c, उसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट करेगा। a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, सो 1, एंड b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, तो प्लस करेगा 2। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को ये यूज़ करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को, एंड यहाँ से हमें c मिल जाएगा 3। और फिर यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ से c रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब है कि ये हमें दे देगा, तो उसकी वजह से हमें जो वैल्यू आउटपुट में मिलेगी वो मिलेगी c, जो कि है 3। सो ये हो गया फंक्शन के बारे में। क्या होता है फंक्शन, एक ही कोड को जब हम बार बार हमें रिपीट करना होता है तो हम कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड बनाते हैं, उसी ब्लॉक को हम फंक्शन एज अ डिफाइन करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो दे आर सिंबल दैट वी यूज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो हम किसी भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी और तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं a एंड b। तो यहाँ पर और जो हमारे जिस पर हम ऑपरेशन करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे कि a और b यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारा प्लस है वो ऑपरेटर है। इसी टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। तो पाइथन के अंदर कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला होता है अर्थमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, एंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब ये ट्रू या फॉल्स के अंदर हमें हमारा आंसर देते हैं। जल्दी से एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। प्लस से आपको पता ही है, ये एडिशन के लिए यूज़ होता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है,
ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये वाला थोड़ा नया है, आपने पहली बार देखा होगा। ये हमारा यूज़ होता है पावर को रेज़ करने के लिए। पावर को रेज़ करने के लिए लेट्स से मेरे पास x डबल स्टार 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 2। लेट्स से मैंने 2 के x स्टार 2 कर दिया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 विच इज़ इवेंचुअली इज इक्वल टू 4। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड दिस वन इज़ डिवीजन, आपको पता ही है 2 डिवाइड बाई 2 1 एंड दिस वन। ओके, ये थोड़ा आपने नया पहली बार देखा होगा। तो ये यूज़ होता है फ्लोर, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बताता हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें दिया 10 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पर जो हमारी 3 वैल्यू होगी ये हमें 3 वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेट्स से इसकी वैल्यू पॉइंट में 3 आएगी, 3.333। ओके, बट ये हमें रिटर्न करेगा सिर्फ पहली वैल्यू, हमारी क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा हमारा फ्लोर डिवीजन। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है ये, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर और मॉड्यूलस। ये क्या करता है, ये हमें इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये वाला जो ऑपरेटर होता है हमें इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, रिमाइंडर को रिटर्न करता है ये मॉडुलस। इसका भी कई बार हम यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑपरेटर विच इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है यूनरी, ये सिंगल ऑपरेंड, इसके अंदर हमें सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये अलौता ऐसा डेटा टाइप, ऐसा ऑपरेटर टाइप है जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। यूनरी प्लस, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमेशा यूनरी प्लस आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, ठीक है, यूनरी माइनस एंड इसके अलावा यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका साइन कुछ इस टाइप से होगा। एंड इसके अलावा एक और होता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर होता है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसे बुक से पढ़ सकते हैं। तो अगले पे चलते हैं। अगला एक और है बाइनरी। बाइनरी नाम से पे चलता है, बाइनरी होता है हमारा जहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बाइनरी होता है, जैसे कि प्लस माइनस जो मैंने आपको बताई। बस इतना जान लीजिए अभी के लिए कि बाइनरी जो होता है वहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। यूनरी के अंदर हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक। जंप टू आवर नेक्स्ट वन विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ही पता चलता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। असाइन करता है एक वैल्यू को, कैसे, तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट्स से अगर मैं a इज़ इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो ये जो ऑपरेटर है इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि a की वैल्यू को 1 असाइन करता है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखें कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है उसके अंदर राइट वाली वैल्यू असाइन होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लिख के बताता हूँ आपको। असाइन कोटेशन, दूसरा होता है असाइन सम, इसको असाइन सम बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला होता है वो होता है असाइन प्रोडक्ट, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। इसके होता है हमारा असाइन मॉड्यूलस एंड इसके बाद होता है हमारा असाइन सब्सट्रैक्शन एंड होता है हमारा असाइन एक्सपोनेंश एंड इसके बाद होता है हमारा असाइन फ्लोर डिवीजन। ओके, अब इनसे होता क्या है, सबसे ईजी से समझते हैं, बाकी सब आप खुद ही समझ जाएंगे। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे a+1। ओके, तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर a, इसका जो मतलब होगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा कि a इज़ इक्वल टू a+1। ओके, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आपसे लूप में डाल देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका सिंपल सा यही मतलब, a में से कि जो ये वाली वैल्यू जो है इसमें से उसको ऐड करके इसी की तरफ असाइन कर देना, ठीक है। जैसे कि a माइनस असाइन ऑपरेटर जो होगा वो a इज़ इक्वल टू a-1 होगा, और इसी टाइप से सारे इसी एक्सप्रेशन पे काम करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू अनदर वन। नाउ रिलेशन एंड लॉजिकल। तो रिलेशनल बहुत ईजी है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में फ़र्क होता है, वही मैं आपको भी बताऊंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू तो आपको पता ही होगा, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो ये होगा लेस देन इक्वल टू, मतलब लेट्स से a इज़ इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर ये बताएगा कि क्या a की वैल्यू 1 से बड़ी है और क्या 1 से बड़ी है या उसके इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर a इज़ इक्वल टू लेस देन 1 होगा, इसका मतलब a की वैल्यू या तो a 1 से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको जान लेते हैं, ये इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब इसका ये और ये दोनों एक अलग चीज़ होती हैं। कैसे, क्योंकि ये कंपेयर के लिए यूज़ होता है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका मतलब यहाँ पर a इज़ इक्वल डबल इक्वल टू b का मतलब है कि अगर a एक b के एग्जैक्टली इक्वल होगा तो ट्रू वैल्यू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू। तो जब भी मैं ऐसा लिखूंगा, जब भी अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल नहीं है, लेट्स से a अगर 1 है और b अगर 2 है, b अगर 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, सॉरी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों
इक्वल नहीं है। लेट्स से अगर ये इक्वल होते तो इस केस में यहाँ पर फॉल्स आता, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर अनदर वन विच इज़ लॉजिकल। ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मैं कुछ लिख कर दिखा देता हूँ आपको। सो इसको हम बोलते हैं एंड, इसको हम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो क्या करता है, अगर लेट्स से मैं दो एक्सप्रेशन लिखे हैं लेट्स से a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये जनरली यूज़ होते हैं कंडीशंस के अंदर। कंडीशंस कैसे, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई कंडीशन दी है कि इफ़ a प्लस बी एंड a माइनस बी होंगे तभी यहाँ पर ट्रू होगा। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू जब तक ये दोनों परफॉर्म है, जब तक ये दोनों एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं होंगे तब तक यहाँ पर वैल्यू ट्रू नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंड जो होगा वो हमें इंश्योर करना है, ये हमें ये इंश्योर करके देगा कि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन परफॉर्म होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी परफॉर्म नहीं होगा तो हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू या नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों एक्सप्रेशन जो है वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, और की बात करें, और के अंदर हमारा कोई एक भी एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा, एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई परफॉर्म नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट क्या करता है, नॉट हमारे आंसर को अपोजिट कर देगा। लेट्स से अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो ये हमें उसे फॉल्स कर देगा। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर हमारे आंसर को उल्टा कर देगा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट कर देगा हमारे आंसर को, लेकिन ये ट्रू या फॉल्स में ही करेगा सर, क्योंकि ये दोनों मैंने आपको बताया था ये बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लेट्स टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर आई थिंक आपने पढ़ रखे हैं, जैसा मैं जानता हूँ बूलियन अलजेब्रा एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, उसके अंदर आपने बिटवाइज में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर ये पढ़ रखे होंगे। तो इसके अलावा जो नए ऑपरेटर्स हैं इसमें है एक शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट। अब ये करता क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो समझने में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, अगर आपके पास कोई वैल्यू है बिट्स के अंदर तो ये हमारी एक वैल्यू को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है, एक बिट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। एंड सेम केस विद राइट शिफ्ट, जैसा कि आपने खुद ही समझ गए होंगे कि ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है एक बिट को। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम बहुत ही कम जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम इन तीनों का ही यूज़ करते हैं। तो बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इन तीनों को आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इनका यूज़ बहुत कम होता है, ये जो दो होते हैं। नाम जान लीजिए, ये वाला होता है लेफ़्ट शिफ्ट, ये वाला होता है राइट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये दो ऑपरेटर होते हैं, क्या काम होता है, इस जो है ये मैं वेरीफाई करके देता है कि क्या वैल्यू सेम है कि नहीं। लेट्स से ए इज़ बी, मतलब क्या ए बी के इक्वल है। हाँ, ये कई हद तक असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ही हैं, बट ये थोड़ा इंग्लिश में हम इसके इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो वैसे थोड़ा यूज़ करना ईजी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ बी मतलब है कि ए बी के इक्वल है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, एंड सेम गोज, इसका ही अपोजिट होगा इज़ नॉट। ए इज़ नॉट बी का मतलब है क्या ए बी के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू आवर अनदर, द लास्ट वन विच इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। सो द लास्ट वन इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर विच इज़ इन एंड इन नॉट। सो इन क्या करता है, जैसे कि अगर आप अभी मैं आपको रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए अपने जल्दी, अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो मुझे अगर चेक करना है इस लिस्ट के अंदर क्या 1 है, तो मैं ऐसे चेक करूँगा इज़ 1 इन, लेट्स से मैं इस लिस्ट का नाम ए दे देता हूँ, 1 इन ए। अगर 1 इन है जो कि यहाँ पर है तो मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 1 इसके अंदर नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। एंड इसी का ये अपोजिट होगा इन नॉट। इन नॉट के अंदर हम ये चेक करेंगे इन नॉट 1 इन नॉट ए, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ए है, ए के अंदर 1 है, इस वजह से ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये उसका अपोजिट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहीं पर हमारे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन व्हेन विल अ अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब मतलब क्या है इसका, कई बार हमें प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी कंडीशन पर ही चलानी होती हैं। कुछ स्टेटमेंट या कुछ ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा होता है जबकि वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई कंडीशन लागू होगी। लेट्स से अगर मैं कोई गेम बना रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पेस बटन को दबाऊं, जब स्पेस की जो है जब मैं उसे दबाऊं तभी कैरेक्टर जंप करे, अदरवाइज जंप ना करे। तो उस केस में जब मैं जंपिंग का जो कोड है उसके ऊपर मैं कुछ कंडीशंस लगाऊंगा। वो कंडीशंस क्या होंगी कि जब स्पेस बार टैप होगा तभी जो है वो प्लेयर जंप करेगा, अदरवाइज वो प्लेयर जंप नहीं करेगा। तो इसी टाइप की कंडीशंस होती हैं, उनको ही हम, तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का दिया। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट होती है लूपिंग स्टेटमेंट। ये 2 टाइप की फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है जो आप पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। इसके अलावा एक और होती है बट वो
पाइथन के अंदर नहीं है, एटलीस्ट अभी तो आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। तो नाउ लेट्स जंप टू कंडीशनल्स फर्स्ट। सो उससे पहले एक और चीज़ सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या होता है? तो देखिए सीक्वेंशियल का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि जो पाइथन का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम जाता है। मतलब पहले जो सबसे पहले जो कोड लिखा होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, वो टॉप से डाउन की तरफ जाएगा, डाउन से टॉप की तरफ नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम लैंग्वेज ऐसी होती है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो अभी से बताता हूँ कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया। केस सेंसिटिव से मतलब क्या है कि मतलब ए और ए ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। बी कैपिटलाइज्ड एंड बी स्मॉल वाला ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। पाइथन को अलग अलग कैरेक्टर्स कंसीडर करेगा, इसको एक नहीं मानेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से छोटी सी बात है। कंटिन्यू करते हैं कंडीशनल पे। तो कंडीशनल क्या होती है? कंडीशनल मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया, कुछ कंडीशन देते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने अभी आपको वो गेम वाला एग्जाम्पल बताया। तो क्या कौन कौन सी कंडीशंस हम लगा सके, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें होते हैं? पहली होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट, दूसरी होती है हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी होती है हमारी इफ़ एल इफ़ स्टेटमेंट एंड चौथी होती है हमारी नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इफ़ से। इफ़ से क्या होता है? तो लेट्स से इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, इस जो हमारा सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से क्या होता है। तो हम लिखते हैं इफ़ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो जैसा मैंने आपको भी बताया था जो कीवर्ड्स के बारे में, तो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो इफ़ इसके अंदर हम कोई कंडीशन देंगे, कंडीशन एंड कंडीशन के बाद यहाँ पर हमारा ये पंक्चुएटर लगेगा। पंक्चुएटर जिसको नहीं पता, ये बेसिक सिंबल्स होते हैं जो पाइथन के अंदर यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। ये पंक्चुएटर है, ठीक है। सेम ये कॉलन एक पंक्चुएटर है, तो ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पंक्चुएटर लगेगा कॉलन, एंड उसके बाद जो है हमें एक गैप मिलेगा, ठीक है। उस गैप के बाद हम अपना कोड सर्टेन कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी इंडेंटेशन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। पहले यहाँ पर कुछ तो जल्दी से यहाँ पर साइड में जानते हैं इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन जो यहाँ पर हमने गैप छोड़ा ना, इसी को ही हम इंडेंटेशन कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि गैप छोड़ने से कई बार हमारा कोड रीडेबल हो जाता है। मतलब हमें पता चलता है कि हमारा कोड यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ से चालू हो रहा है। बीच में इफ़ कंडीशन जो होगी, जब इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो बॉडी यहाँ पर यहीं से चालू होगी, इधर से चालू होगी, तो उससे क्या होगा कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने बाकी कोड से कि ये जो बॉडी है ये इस इफ़ कंडीशन की है और बाकी जो कोड है वो यहाँ से चल रहा है और ये बाकी, और जो हमारी ये वाली बॉडी जो मेन हमारी स्टेटमेंट है इफ़ वाली, वो थोड़ा पीछे से चल रही है। जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है इफ़ के अंडर में आती है, ठीक है। जब आपसे कोड करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कोडिंग ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये होगा हमारा इफ़ का एग्जाम्पल। तो जब भी कोई कंडीशन होगी तो उसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। लेट्स से इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन लेट्स से बी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट मैं लिख सकता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अभी आपको मैंने इनपुट आउटपुट के बारे में नहीं बताया, वो मैं आपको इस चैप्टर के बाद में आपको बता दूंगा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। प्रिंट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है कंसोल के ऊपर। इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है। लेट्स से अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा, हमारा कोड नीचे की तरफ पहुँच जाएगा, वो आगे आने वाले अगले लाइन्स को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। ये होता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इंग्लिश से समझ में आ रहा है, जो आपको सुनने से पता चल रहा है कि इफ़ एल्स का मतलब क्या होगा। जैसे मैं इफ़ कंडीशन बनाता हूँ, मैं आपको सिंटेक्स लिख के बता देता हूँ। इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ट्रू की कंडीशन। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एक नया कोड बनाएंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। एग्जाम्पल जैसे इफ़ मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 1 एंड बी लिख देता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ ग्रेट। अगर यहाँ पे और अगर ऐसा नहीं होता है मैं लिख दूँगा प्रिंट ए इज़ नॉट ग्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा पाइथन जैसी कंडीशन को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसे पता चलेगा कि ए 1 है और बी 2 है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर वो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर चेक करेगा एल्स में क्या है। एल्स में है ए इज़ नॉट ग्रेट, तो यही प्रिंट हो जाएगा आपकी कंसोल पर, ठीक है। कंसोल जिनको नहीं पता, वो एक जस्ट विंडो होती है, ब्लैक विंडो, उसके अंदर आपके आउटपुट आते हैं पाइथन के, बेसिक पाइथन प्रोग्राम। तो नाउ इफ़ एल्स एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू इफ़ एल्स। अब ये क्या होती है, ये एक लैडर टाइप से होती है। लैडर टाइप से जब आपको बहुत सारी कंडीशंस लिखनी होती हैं एक ही स्टेटमेंट से रिलेटेड, तब उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं एल इफ़ एल्स। बोलने में थोड़ा अजीब है, खैर। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहली कंडीशन लिखी, कंडीशन 1, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बॉडी लिखी, इसकी बॉडी 1। देन उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो कोड यहीं पे रुक जाएगा और ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर एक हम एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल का यूज़ करके। एल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंडीशन 2, कंडीशन बॉडी 2 एंड एल्स। और इसके अलावा हम कितने भी एलिफ लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, ठीक है। और यहाँ पर एल्स के अंदर हमारी कोई कंडीशन नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नहीं हुआ, अगर कोई सी कंडीशन, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी 3 आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में ईजी रहेगा। लेट्स से मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, लेट्स से 3 वेरिएबल बनाए। पहला बनाया 1, दूसरा बनाया b विच इज़ इक्वल टू 2 एंड तीसरा बनाया c जो कि होगा 3 के इक्वल, ठीक है। सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है वैसे पाइथन के अंदर, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल बनाए, तो मैंने अब यहाँ पर इफ एल्फ लगा दूंगा कि पहली कंडीशन तो होगी a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये प्रिंट कर देगा a इज़ ग्रेट। दूसरी कंडीशन में लगा दूंगा एल इफ, दूसरी कंडीशन में लगा दूंगा यहाँ पर होगा लेट्स से b इज़ ग्रेटर देन c, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट b इज़ ग्रेट, और इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लगाएं वरना एरर आपको मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ एल्स, ओके। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं इससे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हो गया a इज़ ग्रेट, b इज़ ग्रेट। लास्ट कंडीशन जो होगी वो होगी कि ना तो a ग्रेट है ना ही b ग्रेट है, तो यहाँ पर बच्चा हुआ क्या हो जाएगा c इज़ ग्रेट। मतलब कुछ इस टाइप से आप कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कई लोग आपको नहीं बताएंगे, इवन जो स्कूल्स में भी नहीं बताई जाती है, तो ये आपके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर एल्फ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ से होता है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इफ़ एल्स इफ़ एल्स, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया इफ़, देन उसके बाद कोई कंडीशन होगी, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे एलिफ के अंदर हम कोई कंडीशन लगाएंगे, उसकी कोई बॉडी होगी, एंड हमारा लास्ट में होगा एल्स। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी बट इसके अंदर कोई बॉडी होगी, ठीक है। अब इसके अलावा कई दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर एलिफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ होता है इफ़, कंडीशन हो गई, उसकी बॉडी हो गई, दूसरा होता है वहाँ पर एल्स इफ़, एंड देन उसकी कंडीशन हो गई, देन उसकी वो हो गई, एंड देन हमारा लास्ट में होगा एल्स, ठीक है। इसकी कोई कंडीशन नहीं होगी, एंड ये हमारा कोड हमारा इससे हो जाएगा। अब कई तो यहाँ पर एक चीज़ जानने की ये है कि एल इफ़ इज़ इक्वल टू एल्स इफ़, बट एल्स इफ़ आप पाइथन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर हमें ईज़ के लिए एलिफ दे रखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है एल्स इफ़, और एल्स इफ़ का भी एक मतलब होता है। एल्स इफ़ कोई कीवर्ड नहीं है, किसी और लैंग्वेजेस के अंदर भी अगर एल्स इफ़ आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि एल्स के अंदर इफ़ है, ठीक है। एल्स के अंदर इफ़ है, तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि एलिफ का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एल्स कंडीशन है, और एल्स मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन है और उसके अंदर एक और कंडीशन है, ठीक है। तो एल्स के अंदर एक और अंदर से इफ़ बनना है, तो ये एलिफ का सिर्फ इतना मतलब होता है। हमारा लास्ट टाइप जो बचा है वो बचा है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ बहुत ईजी है। अगर आपने इफ़ कंडीशन बनाई, कंडीशन अगर वो ट्रू हो गई तो इसके अंदर आपने एक और कंडीशन बना दी, ठीक है। तो लेट्स से आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 हो गया C, आपने पहली कंडीशन बनाई C1, दूसरी कंडीशन बनाई C2, एंड अगर पहली कंडीशन लेट्स से ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, और पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये इसके अंदर जाएगा, इस प्रोग्राम को, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पर एक और कंडीशन है, अगर वो भी ट्रू हो गई तो इसके अंदर का ब्लॉक चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, नेस्टेड इफ का मतलब है कि आपने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ़ स्टेटमेंट बना दी। इसका सिंपल से यही मतलब है, कंडीशन 1 एंड उसके अंदर एक और कंडीशन, उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन, इसका मतलब होता है नेस्टेड इफ़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लूपिंग स्टेटमेंट। सो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? लूप का मतलब जो होता है ना इंग्लिश में, वो मतलब होता है रिपीट करना। तो जब भी हम कोई ऐसा कोड चाहते हैं जो बार बार रिपीट हो ऑन सम सर्टेन कंडीशन, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है वाइल लूप, दूसरी होती है फोर लूप, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा टाइप होता है, वो होता है डू वाइल लूप, बट वो पाइथन में आपको नहीं पढ़ना है। ये लूप जो होती है इसके अंदर एक कंडीशन हम देते हैं, इसका सिंटेक्स मैं पहले आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये होता है वाइल कंडीशन। तो अब आप कंप्यूटर में जाके वाइल लिखेंगे जब अपने पाइथन आईडी के अंदर, और वहाँ पर आप कोई कंडीशन देंगे, उसके अंदर कोई कोड लिखेंगे, तो वो कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। ये जो कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, ये जब फॉल्स हो जाएगी तभी ये कोड जो है रिपीट करना बंद करेगा, अनटिल अनलेस जब तक ये फॉल्स नहीं होगी, ये चलता रहेगा बार। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आई नाम से, एंड देन उसके बाद मैं एक वाइल लूप बनाता हूँ, वाइल, एंड उसके बाद उसमें एक कंडीशन डालता हूँ आई इज़ लेट्स से लेस देन 54,
ओके। एंड मैं इसके अंदर एक बॉडी डालता हूँ। बॉडी सिंपल है, बॉडी में मैं डालता हूँ प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई डालता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक और फंक्शन है परफॉर्म करता हूँ, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, ये और मैं कर देता हूँ। तो अब इससे होगा क्या, इससे अब जब आप इस कोड को रन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका इनपुट आएगा, आपका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 वे अप टू 53। अब ये आया कैसे, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, ठीक है, मैं इसका पेन चेंज करता हूँ जल्दी से। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई और उसको मैंने ज़ीरो बना दिया, मैंने उसको इनिशियलाइज़ किया एज अ ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक करी कि क्या आई 54 से छोटा है, आई 54 से छोटा है, तो यहाँ पर आई को प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जीरो से चालू होगा, देन जीरो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई जो है वो आई प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस वन क्या, अभी यहाँ पे क्या है, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। फिर ये दोबारा लूप चलेगी, फिर चेक करेगा कि क्या आई अभी छोटा है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी, तो इसका मतलब आई अभी भी 54 से छोटा है। तो यहाँ पर फिर ये कोड रन करेगा, फिर से आई प्रिंट होगा, इस बार उसकी वैल्यू 2 होगी, इस बार उसकी वैल्यू 1 होगी। एंड उसके बाद फिर से जाएगा, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा, फिर हो जाएगी वैल्यू 2, स्टिल 54 से छोटा होगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 54 ना हो जाए। जैसे ही आई की वैल्यू 54 होगी उस टाइम पर ये लूप ब्रेक हो जाएगी और 53 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। 54 क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है आई इज़ लेस देन 54, नॉट लेस देन इक्वल टू 54। अगर ये लेस देन इक्वल टू 54 होता उस केस में 54 भी प्रिंट होता, ठीक है। बट अभी हमने यहाँ पर लेस देन लिखा है, इस वजह से 53 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। 54 जैसे ही वैल्यू हो जाएगी उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हमारा लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो व्हाइल लूप। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू फॉर लूप। चलिए पहले फॉर लूप पढ़ने से पहले हम रेंज फंक्शन को पढ़ लेते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर आप यूज़ करेंगे, इस वजह से पहले हम रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेंज फंक्शन, हमने फंक्शंस के बारे में पहले पढ़ा था, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन को लिखते कैसे हैं, रेंज फंक्शन का सिंपल सा सिंटैक्स होता है, आपको लिखना है रेंज, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पास करने होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। जो रेंज फंक्शन पहले से बनाया एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, तीनों को आपको जान लेना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द 3 पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शंस। तो पहला होगा हमारा स्टार्ट, दूसरा होगा हमारा स्टॉप एंड तीसरा होगा हमारा स्टेप, ठीक है। पहले रेंज फंक्शन करता क्या है ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो रेंज फंक्शन हमें एक वैल्यूज़ देता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ देता है बिटवीन अ गिवन रेंज, ओके। तो मतलब जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ प्रिंट करना 0 से लेके 20,000 तक की वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ, तो रेंज फंक्शन मुझे करके दे देगा। मैं चाहूँ तो पाइथन के अंदर ये भी कर सकता हूँ, प्रिंट 0, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट अप टू 20,000, ठीक है। मैं इसे लिख के कर सकता हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा करनी इन प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। मैं 20,000 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा ये छोटी चीज़ करने के लिए, इसके लिए मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूँ। पहली बात हम जान लेते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में। तो पहला पैरामीटर स्टार्ट की, मतलब रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी। लेट्स से अगर आपने अगर इसको छोड़ दिया, अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो अगर उस हिसाब से फिर ये 0 से स्टार्ट मानेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी है लाइक -1 और -2, तो वहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्टॉप। स्टॉप जो है ये आपको, ये मस्ट है, इसको आपको देना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बल्कि स्टार्ट और जो स्टेप होते हैं ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, बट ये वाली इसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, स्टॉप की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, वरना रेंज फंक्शन जो एरर देगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप की वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 20,000, ठीक है। अब नाउ स्टेप क्या होता है। स्टेप देखो यार, सीधी सी बात है कि अगर स्टेप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब क्या है, तो देखो जैसे कि मैं अगर 0 से 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो स्टेप का, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी 0 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 1 का। अगर मैं स्टेप को 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा 0 2 4 6 स्टेप से। मतलब स्टेप क्या है, वो स्टेप वो बीच का कॉमन डिफरेंस होगा ना इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। एक टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वही होगा हमारा स्टेप, ठीक है। स्टेप जैसे कि इस केस में ये 2 होगा, इस केस में ये 1 हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्टेप की वैल्यू, मैंने बताया ऑप्शनल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है अगर आपने नहीं दिया। अगर आप इसको स्पेसिफाई करेंगे उस केस के अंदर ये 2 रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए इसका एक बार मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैंने रेंज का फंक्शन लिखा, रेंज मैंने कहा मुझे 0 से 20,000 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, ठीक है। अगर इसको मैं 0 नहीं भी लिखूँगा तब भी ये अपने और डिफ़ॉल्ट बाय 0 डाल देगा,
ठीक है। और उसके बाद मैं इसकी मैक्सिमम रेंज रहूँगा वो रहूँगा 20,001। अब मैंने 20,001 क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा जो स्टॉप होता है ना वो आखिरी वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो n-1 होगी। तो लेट्स से अगर मैं 20,000 यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे वैल्यू जो मिलेंगी वो मिलेगी 19,999, कुछ इस टाइप से मुझे वैल्यू मिलेगी, एक कम मिलेगी। इस वजह से मुझे अगर 20,000 तक प्रिंट करनी है तो मुझे एक उसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा फाइनल वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो 1 भी डाल सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं नहीं डालूंगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होती है, इस टाइप की वैल्यू, तो इस वजह से मैं नहीं डालूंगा। आप चाहें अगर आपको कोई कॉमन डिफरेंस कोई दूसरा चाहिए तो आप वो वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से चलिए मैं डाल ही देता हूँ जस्ट फॉर विजुअल पर्पस। तो अब अगर मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर लूप के साथ, अभी ये जो वैल्यू अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट में डाल दोगे ना, मैं दिखाता हूँ करके, अगर आप मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट में डाल देता हूँ, ये आपको इसी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। ये आपको ऐसा रेंज 0, 20, 20, 21 इन इसको स्टेप से कुछ करके दे देगा, ठीक है। स्टेप से आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लूप्स को, ठीक है। तो अब इसको लूप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये एक वेरिएबल है जो हम देंगे, और यहाँ पे एक सीक्वेंस हम देंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। स्ट्रिंग कैसे होगी, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक तरह का एक सेट होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब वो जब हम स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हम फॉर लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चाहिए जहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, एंड अगर बात करें और रेंज फंक्शन तो होगा ही। रेंज फंक्शन का काफ़ी यूज़ होता है, आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कई बार इसके रेंज फंक्शन के बारे में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंज फंक्शन। कॉलन फंक्शन लगाने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी बॉडी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया मुझे 20,000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। मैं लिखूँगा फॉर वेरिएबल, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से मैं के दे देता हूँ, ठीक है, फॉर इन दिस केस। एंड मैं लिखूँगा इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर रेंज लिख दूँगा। रेंज क्या होगी मेरी, रेंज होगी 0 से 20,000 एंड मेरी स्टेप वैल्यू होगी 1 की, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं लिख दूँगा प्रिंट के। अब अगर मेरा आउटपुट जो आएगा, मेरा आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 20,000, ठीक है। अप टू 20,000 ये मेरा आउटपुट आएगा अगर मैं इस कोड को डाल के दूँगा। आप ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आपको जैसे कि पता ही आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट जब भी हम कोई कमांड देते हैं और आउटपुट जब हमसे कंप्यूटर से कोई कमांड लेते हैं, ठीक है। तो अब इनपुट पाइथन में इनपुट कैसे देना है, तो पाइथन में इनपुट देने के लिए हमको एक फंक्शन दिया जाता है इनपुट नाम से, ठीक है। तो इनपुट नाम का एक फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पाइथन में इनपुट देने के लिए। कैसे देना है, लेट्स से आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे x और उसके अंदर आप डाल देंगे इनपुट, फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर आप कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको जब आप आउटपुट देंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से मैं डालता हूँ एंटर आ नंबर, ये मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूँगा, ठीक है। और फिर अब मैं दूसरा एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं एक जस्ट एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, नॉट फंक्शन, एंड वहाँ लिख देता हूँ मैं द नंबर यू एंटर्ड इज़, देन मैं उसके बाद इसको बंद करके कॉमा लगा के x लिख दूँगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमेशा आपसे एक नंबर मांगेगा। लेट्स से वो मैं नंबर डाल देता हूँ 2 नंबर डाल के बाद जब मैं एंटर हिट करूँगा, एंटर को हिट करने के बाद जो हमारा अगला आउटपुट आएगा वो आएगा द नंबर, ये नंबर यू एंटर्ड इज़ x। हम यहाँ पे हमने क्या डाला था, एंटर 2, तो इससे हमने नंबर को इनपुट किया। और इसके अलावा नंबर के अलावा हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, चाहे फिर वो स्ट्रिंग हो या फिर फ्लोटिंग इंटीजर हो, फ्लोट वैल्यू हो, या कोई भी टाइप का डेटा हो, आप उसे इनपुट ले सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो है टाइप कास्टिंग। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आपको एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में डेटा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, लेट्स से मैंने x लिया, x को मैंने लेट्स से बोल दिया 2, ठीक है। अब ये एक इंटीजर डेटा टाइप होगा, ये एक इंटीजर डेटा टाइप होगा। अब मैं लेट्स से कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने में क्या होगा, मैं लेट्स से बनाता हूँ y, और y को मैं लिख दूंगा इनपुट इंट। ये इंट और ये फंक्शंस होते हैं, मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। इसको साइड में भी बताऊंगा। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x, ठीक है। तो अब जो है ना, ये क्या करेगा कि y के अंदर ना x की फ्लोट वैल्यू को लिख देगा। फ्लोट वैल्यू कैसे लिख देगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 को लिख दूँ 2.0,
अगर मैं इसको 2.0 लिख देता हूँ, 2.0 आई मीन, तो इसका मतलब क्या है, अब ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि फ्लोट्स के अंदर इंटीजर्स को स्टोर किया जा सकता है। कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि क्या फ्लोट के अंदर इंटीजर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टोर करा जा सकता है। ठीक है, छोटे मोटे ये वाइवा वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट के अंदर भी इंटीजर को स्टोर किया जा सकता है। तो अभी के लिए जैसे अब कंप्यूटर इसको 2 ना मान के 2.0 मानेगा, 2.0 मानेगा। ठीक है, तो 2.0 मानेगा, तो मतलब अब ये वैल्यू फ्लोट में होगी। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे 2.1 कर देता और मैं इसको हटा के इंट कर देता, तो अब क्या होता, अब इस केस के अंदर जो है हमारी ये वैल्यू लॉस हो जाती, तो हमें सिर्फ 2 मिलता। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। इसके बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो अभी हमने यहाँ पर किया वही एक्सप्लिसिट था, एक्सप्लिसिट। सो यहाँ पर हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर डेटा टाइप के लिए पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि इंट के लिए इंट नाम से ही फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो अगर इसका एक जनरल आइडेंटिफायर मैं बनाऊँ तो वो होगा डेटा टाइप आइडेंटिफायर इन द वैल्यू। ओके, तो ये इसका जनरल आइडेंटिफायर टाइप से होगा, मतलब यहाँ पर हम डेटा टाइप का नाम लिखेंगे जो कि जैसे कि फ्लोट, इंट, बूल जो भी है, और उसका यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो भी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप। ओके, जैसे कि अभी हमने इंट किया था, ये जहाँ पे जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो भी हमने यहाँ पे किया था। अब दूसरा बात करते हैं इम्प्लिसिट के बारे में। इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली कैसे होता है समझ लेट्स से मैं 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ। पहली होगी हमारी इंट ए जिसकी वैल्यू हो गई 2, एंड दूसरा हो गया लेट्स से फ्लोट। ओके, फ्लोट बी जिसकी वैल्यू हो जाती है लेट्स से 3.14। ठीक है, 3.14 ये बी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो अब ये दोनों तो अलग अलग डेटा टाइप में ऐड कैसे होंगे, बट ये ऐड हो जाएंगे जब मैं अगर प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट 2 + 3.14, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 5.14। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कैसे, यहाँ पर इम्प्लिसिट डेटा टाइप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग काम आती है। कैसे हुआ, लोअर डेटा टाइप जो है वो कन्वर्ट होता है। मतलब जैसे कि अब एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंट इज़ लोअर देन फ्लोट। फ्लोट हमेशा एक हायर डेटा टाइप है। ठीक है, तो कन्वर्ट क्या होगा, इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फ्लोट इंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों है, देखिए इंट की जो वैल्यू होती है ना वो 2.1 बिलियन की रेंज होती है। मतलब इंट जो है 2.1 बिलियन माइनस एंड पॉजिटिव तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर आप इसमें 2.3 बिलियन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वहाँ पर ये एरर देगा, ये स्टोर नहीं करा पाएगा। ये इंट की रेंज होती है। ये क्यों होती है, इसका एक डेरिवेशन होता है जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। और सेम केस विद फ्लोट, इसकी भी वैल्यू कुछ अराउंड 3.4 10 raised to the power I think 25. I still don't remember the correct value, but it is larger than int. So that's why float is a higher data type, higher value data type. That's why जो हमारा जो कन्वर्ट होगा वो हमारा लोअर वाला कन्वर्ट होगा। तो इस केस के अंदर जो हमारा a है वो अपने आप ही पाइथन उसे कन्वर्ट कर लेगा फ्लोट के अंदर, जो कि हो जाएगा 2.0, एंड 2.0 + 3.14 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5.14। और ये होता है हमारा इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग हमारा हो गया। सो नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट चैप्टर विच इज़ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑफ दिस वीडियो, दिस वन शॉट। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल हेलो और यतिन। ओके, ये सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, दिस आर जस्ट बंच ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, HELLO। ठीक है, और इनका ये सीक्वेंस जो होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को STR से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक इंट को इंट से करते हैं, इंटीजर को इंट से करते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ को फ्लोट से करते हैं, बूलियन वैल्यूज़ को बूल से करते हैं। उसी टाइप से स्ट्रिंग को STR से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। अब ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को, जैसे कि लेट्स से मैं एक वैल्यू देता हूँ हेलो, इसकी वैल्यूज़ को जब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ना 1 by 1, किसी भी पर्पज़ के लिए, डिस्प्लेइंग पर्पज़ के लिए, कोई भी पर्पज़ हो, उसके लिए जब मैं इस वैल्यूज़ को एक्सेस करूँगा ना, उन वैल्यूज़ को, तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूज़ इट एज, मैंने आपको बताया था फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो वही हम करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ फॉर के इन, लेट्स से इसको एक STR में स्ट्रिंग को एक नाम दे देता हूँ x। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ और k इन x। ठीक है, और k को क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम
के जो है यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के बारे में हमें जानना होगा। इंडेक्सिंग क्या होता है, लेट्स से इसका ही मैं बात करता हूँ। तो एक्स की जो है ना इंडेक्सिंग हमेशा चालू होती है 0 1 2 3 4। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो एच इस स्ट्रिंग के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्स स्ट्रिंग के अंदर एच का जो इंडेक्सिंग होगा, एक्स का नंबर होगा ना कंप्यूटर वाइज, वो होगा 0। देन अगर हमारी जो, अगर मैं बोलूँगा एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी ई, एक्स की सेकंड वैल्यू क्या होगी एल, एक्स की थर्ड वैल्यू क्या होगी 3 एंड एक्स की फोर्थ वैल्यू क्या होगी ओ, ठीक है। एक्स की थर्ड वैल्यू एल होगी, एक्स की फोर्थ वैल्यू ओ होगी, ठीक है। और इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से। अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करें, अगर हम उल्टी तरफ से देख रहे हैं, तब वहाँ पर हम -1 से चालू करते हैं, वहाँ पर 0 से चालू नहीं करते। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि x की हम k वाली वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और हम k को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे k की जो वैल्यू है ना वो होगी, k की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और k जो है +1 होता रहेगा, k इज़ इक्वल टू k +1 होता रहेगा, ठीक है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। और हम एक कंडीशन भी यहाँ पर लगा देंगे कि इफ़ k इज़ डबल इक्वल टू k 4 देन विल ब्रेक द लूप। अब ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का यहाँ पर यूज़ होता है लूप को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए। बट आपको चलिए इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इतना भी लिख देंगे तो आपका कोड काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी के की, और इससे जो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ स्टेप से आएगा, HELLO, ठीक है। जो भी आपने वैल्यूज़ यहाँ पे दी होंगी उस सीक्वेंस में वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एंड के बारे में, कि जगह पर अगर आप लिखते हैं, जस्ट प्रिंट करते हैं के एंड देन उसके बाद आप लिखते हैं एंड क्या करेगा, एंड हमारे फंक्शन के जो नॉट फंक्शन, जब भी हमारा जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद उसके जस्ट एक एंड के बाद हम कोई भी एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होता है एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स मैं अभी के लिए एक डैश प्रिंट करा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इस कंडीशन के, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा ओ, ठीक है। एक आपने देखा डैश डैश डैश, इस टाइप से एक डैश की जो वैल्यू है आती रहेगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे तो एम्प्टी छोड़ने के बाद ये वैल्यू कुछ इस टाइप से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्ट इस टाइप से लिखेंगे, या फिर आप अगर आपको दूसरी एक चीज़ करनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जस्ट आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट के लिख दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो भी आपको जो है आपका आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर, उतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में हम जनरली 2 टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। पहला होता है प्लस एंड दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। कैसे काम करता है देख लेते हैं। जैसे आपने 2 स्ट्रिंग्स बनाई, पहली बनाई STG, इसका आपने दे दिया ही इज़, ठीक है, बस आपने इतना दे दिया। दूसरा आपने कोई STX, ठीक है, STX बनाई और इसको आपने दे दिया ही इज़, जस्ट आपने लिख दिया गुड बॉय, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अगर आप अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट, कोई स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के तौर पे आप उसमें लिख देंगे अगर STG प्लस STX, तो आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा कि इज़ गुड बॉय, आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है? ये मल्टीप्लिकेशन का काम जो है मल्टीप्लाई करता है। तो मतलब इसको समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक @ बनाया, मैंने यहाँ पे @ का सिंबल बनाया और मैं इसको इनटू कर देता हूँ लेट्स से 5 से। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा ए, ठीक है, 5 @ तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, ये उतनी ही टाइम्स स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एडिशन कर देगा 2 स्ट्रिंग्स का एडिशन, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। पहला होता है हमारा इन एंड इन नॉट, जो कि सच में इतने ही मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। इन और इन नॉट का यूज़ होता है स्ट्रिंग के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ यतिन नाम से। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ लेट्स से ए इज़ और नॉट इज़, इट्स ए इन यतिन। अगर यतिन नाम की स्ट्रिंग के अंदर ए है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अभी हम देख सकते हैं कि यतिन के अंदर ए है, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है।
और अगर नॉट लगा देता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इस टाइम ए इन नॉट यतिन का जो है आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ए के यतिन के अंदर ए है। ठीक है, ये हो गया हमारा इन एंड इन नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर वही जो आपने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, etc। ये सब जो है, नॉट सारे बट यहाँ पर कौन कौन से वैलिड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक डबल इक्वल टू आपका वैलिड रहेगा, इसके अलावा नॉट इक्वल टू वैलिड रहेगा, और ये भी वैलिड, ग्रेटर देन भी वैलिड रहेगा, ग्रेटर देन और लेस देन भी वैलिड रहेंगे। अब इनका यूज़ कैसे होगा ये जल्दी से जान लेते हैं। तो जैसे मैं बनाता हूँ अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से बी, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं ABCD की, तो ABCD में ए और बी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं करता हूँ ए डबल इक्वल टू ए, तब यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं करता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, नॉट इक्वल टू बी। एंड इसी टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों का यूज़ कैसे होगा ये थोड़ा चीज़ आएगी। यहाँ पर आपके पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे जो आपने अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। वहाँ पर आपने यूनिकोड के बारे में पढ़ा होगा। पाइथन जो है यूनिकोड यूज़ करता है, यूनिकोड एनकोडिंग को यूज़ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बजाय पुरानी लैंग्वेज जैसे C++ जैसी लैंग्वेजेस आस्की को यूज़ करते हैं, बट पाइथन एक मॉडर्न लैंग्वेज है, इस वजह से ये यूनिकोड को यूज़ करता है। कौन सी यूनिकोड? यूनिकोड 8 को यूज़ करता है। ठीक है, ये 8 को यूज़ करता है। तो अब जैसे कि ए की लेट्स से कैपिटल ए की वैल्यू यूनिकोड के अंदर होती है 65। सो अगर हम लिखते हैं ए इज़ डबल इक्वल टू 65 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन 65 अगर हम लिखेंगे, अगर यहाँ पर हम 65 लिखेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ए की वैल्यू 65 की बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नॉट लाइक दैट, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए इज़ लेस देन 65 तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि ए कैपिटल ए की वैल्यू बड़ी होती है और स्मॉल ए की वैल्यू छोटी होती है यूनिकोड की एनकोडिंग स्कीम्स के अंदर। दैट्स वाई ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ए जो है वो बाद में आता है और स्मॉल ए बाद में आता है और कैपिटल ए पहले आता है। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू आई थिंक 65 होती है, स्मॉल ए की मैं भूल गया हूँ, और उसे याद रखने की जरूरत भी नहीं होती। चलिए आप टेबल देख के ही काम चला सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिकोड एंड ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है? यूनिकोड वैल्यू और यूनिकोड की वैल्यू आपको पता ही है जो आपने एनकोडिंग में पढ़ी होती है। ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती हैं? तो ये ऑर्डिनल वैल्यू एक तरह से एक फंक्शन टाइप से है। कैसे? अगर आप कभी पाइथन सेल खोलेंगे, लेट्स से आपने खोला पाइथन सेल इंटरेक्टिव मोड खोला, तो वहाँ पर आप डालेंगे ORD जो कि फंक्शन है, उसके अंदर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे A डालता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा इसका 65। ठीक है, और अगर मैं ठीक है, तो इसकी तो यहाँ पर हम ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है? ऑर्डिनल वैल्यू होती है हमारी यूनिकोड वाली वैल्यू को ही हम ऑर्डिनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और ORD वो फंक्शन है जिसकी मदद से हम उसकी ऑर्डिनल वैल्यू, उसकी यूनिकोड वाली वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी स्पेशल कैरेक्टर की। ठीक है, ये जान लिया आपने। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ओके, ये स्लाइसिंग है, ये है हमारा स्लाइसिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग है और जल्दी से चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि हम स्ट्रिंग को काटते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, जब आप सब्जियां काटते हैं स्लाइसिंग करना। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बनाते हैं, थोड़ी लंबी सी स्ट्रिंग बनाते हैं इस टाइम पे। तो मैं बनाता हूँ STX इज इक्वल टू, ये एक स्ट्रिंग बनाई, थोड़ी लंबी स्ट्रिंग है। आई थिंक इसके अंदर होंगे 13 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। हम इसको 0 से चालू करेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से होती है। ठीक है, तो 0 से लेकर 12 तक जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे स्ट्रिंग को स्लाइस करना है तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक रेंज लिखूंगा। रेंज से क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेकर 3 तक। तो अब अगर STX की वैल्यू, अगर आप ये स्लाइस हो चुका है, मतलब अब अगर आप STX को प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट STX इस लाइन को, इस कोड के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप STX को प्रिंट करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा ENT। ठीक है, मतलब खाली ये 3 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर STX को 12 कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अगर 0 नहीं, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं STX 5,11। ठीक है, तो आपके तो जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, तो 11 तक आ गया। तो यहाँ पर मैं T, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? TAINMEN, कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे 5 से स्टार्ट करके 11 पे ख़त्म करेगा। ठीक है,
तो ये हो गया स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हैं कुछ इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस। अब वैसे पाइथन एक काफ़ी इजी टू यूज़ लैंग्वेज है, इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पहला है हमारा कैपिटलाइज। इससे क्या होता है, इससे हमारा कोई भी जब भी आप इसको किसी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है। फाइंड, इसके अलावा फाइंड है, इंडेक्स है, एल नम है, और एल इज़ अल्फ़ा है, इज़ लोअर है, इज़ अपर है, जॉइन है, लोअर है, अपर है। और ये लेंथ फंक्शन है, यहाँ पर आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी स्ट्रिंग की। ऑर्डिनल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये हमारा रिवर्स फंक्शन है, ये हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप इस नाम से जो जहाँ पे जितने भी फंक्शंस के आगे इस लग रहा है ये सारे बूलियन फंक्शंस हैं, मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसके अलावा बाकी ये जो फंक्शन है जैसे कि अपर, लोअर, जॉइन, ये सारे फंक्शंस जो है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये किसी भी टाइप का बूलियन रिटर्न नहीं करेंगे। बूलियन के लिए से वही रिटर्न करेंगे जिसके सामने इज लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 0 होगा या 1 होगा। और इसी के साथ हमने पाइथन ख़त्म कर लिए। यस, हमने मेन टॉपिक सारे ख़त्म कर लिए हैं। और इसके अलावा एक बार आप बुक ज़रूर पढ़िएगा, अपने नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। हाँ तो भाई साहब हो गया ख़त्म कंप्यूटर पाइथन। मैंने भी वहाँ बैठ के समझने की कोशिश करी है, अभी तक तो आया नहीं है। या तो एडिटिंग के टाइम आ जाएगा या तो वीडियो देखने के टाइम, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, सेम पिंच भाई को आता है। तो देव यार शुक्रिया तुम्हारा इसको जो है वीडियो में मदद करने के लिए, वरना मैं तो बना नहीं पाता इसे। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है फिर Okay, see you guys. अब ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना बस। ठीक, बाय बाय। Make sure to subscribe.